वेलकम टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ द इन्फ्लुएंसर टॉक्स। दोस्तों, आज जो हमारी मेहमान हैं वो जो काम करती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव काम है। मैं अगर ये कहूँ कि जो भी टेलीविजन सीरियल्स बनते हैं, फिल्में बनती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं, इनका काम उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, तो ये ज्यादती नहीं होगी। नीति माथुर आज की हमारी गेस्ट हैं। नीति माथुर जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या वॉइस एक्टर हैं। पिछले 17 सालों का उनका लंबा अनुभव है। वो 50 से ज्यादा हिंदी फीचर फिल्म्स में डबिंग कर चुकी हैं, जिसमें काफी लीड रोल्स भी हैं। उसके अलावा उन्होंने दर्जनों टेलीविजन सीरियल्स के लिए डबिंग की है। एडवर्टाइजिंग जो बनती है उसके लिए, प्रमोशंस जो होते हैं उसके लिए, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उसके लिए भी उन्होंने वॉइस ओवर दी है। इसके अलावा नीति जो है वो एक प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर। इसके अलावा वो टेलीविजन सीरियल्स भी प्रोड्यूस करती हैं, डायरेक्टर हैं और एक क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। तो आइए मिलते हैं नीति माथुर से। नीति, आज के हमारे इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। नीति, आप जिस प्रोफेशन में हैं एज ए वॉइस एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है कंप्लीटली इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो फिल्म है, टेलीविजन है, एडवर्टाइजिंग है। बिकॉज बिना आपके शायद वो क्वालिटी डिलीवर नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए, जो होती है। शुरुआत करने से पहले आपके बारे में मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन, आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, उसके बारे में ब्रीफ में हमें बताइए। मेरी पूरी फैमिली इस लाइन में है। मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस इंडस्ट्री में जी। मेरे नाना जी जो थे श्री स्वदेश कुमार, वो दिल्ली दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कई सारे कार्यक्रम प्रोड्यूस किए, न्यूज में थे और स्पोर्ट्स में थे। मेरे दादाजी श्री गंगा प्रसाद माथुर जी, वो विविध भारती में उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर काम किया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया और उनके बहुत फेमस प्रोग्राम्स थे, जैसे हवा महल जी और जयमाला। तो वो वॉइसिंग इंडस्ट्री में थे। मेरे नाना जी वीडियो इंडस्ट्री में थे। तो बचपन से ही सबको देखती हुई आ रही हूँ और सही मायनों में मेरी डबिंग की शुरुआत तो इस तरह हुई, या रिकॉर्डिंग की शुरुआत इस तरह हुई कि समर वेकेशंस में हम नाना जी के पास जाते थे, बम्बई से दिल्ली। और मेरे दादाजी थे बॉम्बे में, तो वो बहुत मिस करते थे हमें। इसलिए वो उस टाइम पर टेप रिकॉर्डर्स आते थे जिसमें कैसेट्स बजते थे। और छोटे थे, मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे लिखना उस लेवल पे आता नहीं था, चिट्ठियां लिखना। तो दादाजी क्या करते थे कि वो रिकॉर्ड करके अपनी चिट्ठी मुझे दिल्ली कैसेट भेजा करते थे। और उनकी आवाज सुन के उनको रिप्लाई करने के चक्कर में वहां से अपनी चिट्ठी रिकॉर्ड करके दादाजी को भेजा करते थे। तो उससे उससे माइक का जो फियर है वो कभी नहीं रहा, रिकॉर्डिंग का बहुत चला गया, क्योंकि बचपन से ही बोलने की भी आदत थी और खूब कचर 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 बोलती थी मैं। और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। शायद ऐसा अब लगता है कि शायद वही शुरुआत थी मेरी वॉइसिंग करियर की। मेरे पापा तरुण माथुर जी, उन्होंने बम्बई दूरदर्शन में कई साल नौकरी की। वहां पे प्रोड्यूसर की तरह कई सारे प्रोग्राम्स देख रहे थे, जैसे फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और परिक्रमा, चित्रहार। तो ये सारे प्रोग्राम्स वो देख रहे थे जो कि काफी पॉपुलर हुए। उसके बाद वो दूरदर्शन छोड़कर उन्होंने कुछ सीरियल्स डायरेक्ट किए, फिल्म्स डायरेक्ट की। सीरियल्स में
थे, कहाँ गए वो लोग। और उसके बाद फिर पापा ने राजेश खन्ना जी के साथ आधा सच आधा झूठ डायरेक्ट किया। ओके और महेंद्र कपूर जी के साथ आवाज की दुनिया किया। जी उस जी। बंजारा गेस्ट हाउस। फिर जी टीवी के लिए हमने रिश्ते बनाए, 7-8 एपिसोड्स बनाए थे, जहां से मैंने बेसिकली पापा को असिस्ट करना शुरू किया, असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह मैंने पापा असिस्टेंट के साथ। डायरेक्टर, ऑलराइट ऑलराइट। जी जी। जी तो वहां उनसे काफी कुछ सीखा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरी फिल्म मेकिंग मेरी या सीरियल मेकिंग कह लीजिए, वो सारा जितना भी था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने राइटिंग से लेके जी, डिलीवरी टेप्स तक का काम किया। ऑलराइट। क्योंकि पापा हैं तो इसलिए नहीं कि आप फॉर ग्रांटेड ले लीजिए कि पापा हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे। 5 गुना ज्यादा काम करना पड़ा हमें सीखने के लिए चीजें। बेस वहीं से बनता है जी, काम का बेस, काम को सीखना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में ये है कि जब तक आपको काम नहीं आता, और आपका तो खासतौर से काम ऐसा है कि अगर आप किसी चीज की डबिंग करने जाती हैं तो आपको वो इमोशंस भी देखने हैं, आपको कैरेक्टर को भी समझना है, और तो एक तरह से डायरेक्टर का भी काम आ गया कि आप उसको समझें, उसके इमोशंस को समझें, उसके तलफ़ुज़ को समझें, और फिर उसके साथ डबिंग करें आप। तो नीति मुझे जी ये बताइए कि आपका एक फिल्मी बैकग्राउंड रहा है, मीडिया से बैकग्राउंड रहा है आपका, पूरी फैमिली का 3rd जनरेशन में आप हैं, तो एज ए प्रोफेशनल आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था फॉर डबिंग? एज अ प्रोफेशनल पहला प्रोजेक्ट तो बहुत बचपन में शुरू हो गया था, क्योंकि प्रैक्टिस में रहते थे कि हम खुद ही एक्टिंग करते थे और उसी की डब करनी पड़ती थी। बट जितना मुझे याद है, मैं मम्मी के साथ जाती थी, शी यूज्ड टू डब, माय मदर नीरजा माथुर, वो भी डबिंग करती थी। ऑलराइट। तो मैं डिस्कवरी के लिए गई थी उनके साथ, और मुझे बोला गया था कि देखो ज्यादा चपर चपर नहीं करना, बिल्कुल चुप रहना, अच्छे बच्चों की तरह रहना। तो मैं वहां जाके बैठ गई चुपचाप, मम्मी को जी। डब करते थी। तो वहां पे जो डबिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम बोलती हो? मैंने बोला हाँ। कि तुम माइक पे जाके बोलोगी? मैंने बोला बोल देती हूँ, क्योंकि हिचक तो बिल्कुल थी नहीं। राइट राइट। गई और माइक पे बोला, उन्होंने बोला नाम क्या है? मैंने बोला नीति माथुर। क्या करती हूँ? मैंने बताया कि मैं पढ़ती हूँ। तो फिर उन्होंने 2 लाइनें दी और उन्होंने बोला अच्छा ये बोल के बताओ। तो मैंने ये बताया। फिर उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि इसके पास जब भी टाइम हो, या आपके पास जब भी टाइम हो, आप इसे लेकर आइए, यहाँ बैठे सीखे, और हम इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो हम चाहेंगे कि आप ये कंटिन्यू करें। मेरा चूंकि बैकग्राउंड था रेडियो से, मैं अभी तो अप्रूव रेडियो वॉइस हूँ, लेकिन बचपन में मैंने रेडियो के प्रोग्राम्स किए थे, और बड़े होके ड्रामास काफी किए थे, रेडियो ड्रामास। तो वो बैकग्राउंड था मेरा। फिर ये डिस्कवरी शुरू हुआ, और मेरा एक्चुअल पहला ब्रेक अगर मैं कहूँ तो वो था सीरियल कहीं तो होगा में, बालाजी का सीरियल था एकता जी के साथ। जी। और उसमें मैंने ये कौन से सन की बात है, ये किस ईयर की ये बात है? 2003। ओह ऑल, वाओ, ओके। तो वहां से शुरू हुआ मेरा ये सफर। जी। और कहीं तो होगा में कशिश की आवाज मेरी थी, और ओके 140 एपिसोड्स तक उनकी आवाज मैंने की। ओके। फिर मुझे के स्ट्रीट पाली हिल मिला, उसमें मेन लीड उनकी आवाज की। क्योंकि सास भी कभी बहू है, उसमें एक कैरेक्टर की आवाज की, मेन लीड्स में सारे। राइट। और फिर मुझे फिल्मों के लिए ऑफर्स आए। तो मेरी पहला फिल्म का ऑडिशन हुआ, दीवाने हुए पागल फिल्म थी। उसमें हीरोइन उनकी मेन लीड की आवाज मुझे मिली। मुझे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में चल रहा था, तो मैं डबिंग पे फोकस कर पाई, एक्टिंग और डायरेक्शन इतना नहीं कर पाई, क्योंकि कॉलेज के साथ वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन चीज मेरा करियर बन जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसके बाद इतना काम आया कि आप एक कमिटमेंट होता है आपका कि आप बीच में काम नहीं सकते। तो वो कमिटमेंट दिमाग में रखते हुए, पढ़ाई के साथ उसे बैलेंस करते हुए मेरा ये करियर शुरू हुआ। और बहुत लोगों ने मेरी मदद की, जहां उनको लगता था कि मैं अच्छी आवाज है मेरी, जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रही हूँ, वहां मेरा रिकमेंडेशन होने शुरू हुए, ऑडिशंस देने शुरू हुए।
और इस तरह धीरे धीरे मैंने 65 फिल्म्स के ऊपर मेन लीड्स की आवाज की, 2500 एपिसोड्स के ऊपर सीरियल की आवाज की, प्रोमोस चैनल्स के लिए एड्स किए, और मतलब इसी तरह से मैं डबिंग में आती चली। हाँ, जो आपने बेसिकली ये बताया जनरली हमारे व्यूअर्स को कि एक डबिंग की जरूरत क्यों होती है। मतलब एक ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं, जनरली ये जानते हैं लोग के अगर आपके लोकेशन की वॉइस है तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने डबिंग कर लेते हैं, लेकिन और भी कोई रीजन होते हैं जिसकी वजह से फिल्मों में या सीरियल्स में डबिंग की जाती है? हाँ, रीजंस तो डबिंग के काफी सारे हैं। कुछ जो मुझे समझ में आए वो ये थे कि एक तो जैसे कि क्लैरिटी ऑफ साउंड, मतलब जैसे आप अगर शूट कर रहे हैं और उस टाइम फिल्म कैमरास वगैरह का भी साउंड होता था, राइट, क्लैरिटी आए उसके लिए डबिंग होती थी। कई बार एक्टर्स की प्रोनाउंसिएशन उस लेवल पे नहीं होती क्योंकि कुछ न्यू कमर्स होते हैं और उन लोगों के लिए भी मेहनत डबल होती है, तो प्रोनाउंसिएशंस प्रॉपर करने के लिए और परफॉर्मेंसेस बेटर करने के लिए डबिंग की जाती है। कभी कभार रीच जिससे ज्यादा लोगों की हो, जैसे अगर कोई रीजनल फिल्म से आप हिंदी कर रहे हैं या एक हॉलीवुड की फिल्म्स आप हिंदी में डब करवा रहे हैं, तो लोगों तक रीच बढ़ जाती है, आपकी ऑडियंसेस बढ़ जाती हैं, उस वजह से होती है। कई बार ये होता है कि एक्ट्रेसेस या एक्टर्स बहुत बिजी होते हैं अपने बैक टू बैक शेड्यूल्स में, शूटिंग में, वो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं और इस कारण भी मतलब डबिंग की काफी जरूरत पड़ती है। तो कई सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, इनमें कुछ ये हैं जिनकी वजह से मुझे लगा कि मुझे बुलाया गया। ग्रेट। ये बताइए कि आप तो एक प्रोफेशनल हैं, ऑलमोस्ट 20 साल से आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो ये प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो क्या उनको वॉइस में कैसे वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं? क्या वॉइस की क्वालिटीज हैं जो उनको देखनी चाहिए और वो उसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं? मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है वॉइसिंग के लिए, लेकिन मुझे कई जगह की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नुआंसेस पता होने चाहिए। कहीं मेरा असिस्टेंट डायरेक्शन बहुत काम आया कि मैं किसी सीन में कहीं कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो मेरा असिस्टेंट डायरेक्शन का दिमाग काम करता था, उस तरह से काम करता था कि इसमें कमी क्या है, इसको मैं पूरा करूं। वो आपने एक बार देख लिया, फिर एज एन एक्ट्रेस मैंने एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया था, तो इमोशंस इमोट करना इजी हो गया था। तो आप तो कौन सा इमोशन आपने पकड़ लिया कि भाई इस इमोशन में थोड़ी सी कमी है, ज्यादा गुस्सा नहीं कर पा रही है एक्ट्रेस या और गुस्से की जरूरत है, तो एक्टिंग के अनुभव से आपने वो चीज पूरी कर दी। डबिंग में सिर्फ जो सबसे फायदा ये होता था, उसमें ये होता था कि लिप सिंक आपको एज अ टेक्निक आनी चाहिए। लिप सिंक इन द सेंस जहां पे जो एक्टर है उन्होंने जहां पे लिप खोला वहां से आपका होना चाहिए, जहां उन्होंने अपना लिप बंद किया वहां पे डायलॉग आपका एंड हो जाना चाहिए, पॉज पे आना चाहिए। तो वो एक टेक्निक है जो आपको मास्टर करनी होती है अगर आप डबिंग कर रहे हैं तो। और वॉइस के अंदर डबिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सिंक की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसमें मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्लैरिटी ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, डबिंग करने का तरीका, उसमें आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप एंटर करते हैं तो आपके सामने एक माइक होता है, आपके सामने एक टीवी स्क्रीन होता है, वहां पे आप खड़े होकर या बैठकर चेयर पे आपका हेडफोन होता है, हेडफोन लगा आप पायलट सुनते हैं एक्टर का, वो सीन जो चल रहा है टीवी स्क्रीन पे वो देखते हैं, और लिप सिंक मैच करते हुए अपने हाथ में स्क्रिप्ट पकड़कर आपको माइक पे बोलना होता है उनकी तरह, उनसे बेहतर। सो आपको सीन एनहांस
जो कहते हैं वो करने की कोशिश करनी होती है, बिकॉज एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। और उनके पास एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनको स्क्रिप्ट पहले से मिला होता है, उन्होंने याद किया होता है, उन्होंने कई चीजों की प्रैक्टिस की होती है, डायलॉग्स रटे होते हैं, शूट किया होता है। और जहां तक वॉइस ओवर या डबिंग आर्टिस्ट की बात है, उनको ये मौका नहीं मिलता। अच्छा, आप जाते हैं और आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है, रिहर्सल्स या उसका मौका नहीं होता आपके पास? नहीं, बहुत कम जगह वो मौका मिलता है। ऑडिशंस तो ऐसे ही आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि आप पता नहीं सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, आपकी आवाज या नहीं जाएगी। तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो पूरी चीज प्रोजेक्ट के बारे में ना बताएं और आप चीज को समझ ले खुद ब खुद, और अच्छी परफॉर्मेंस देकर आप जाएं जो उनके कैरेक्टर टच होती है। तो वो वही चीज आपकी जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं वहां पर भी होती है। तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे डबिंग रूम की कॉस्ट वगैरह जो होती है, स्टूडियो कॉस्ट होती है, वो ज्यादा ना लगे। तो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। बिल्कुल, तो आजकल कंसिडरेशन कॉस्ट तो एक मेजर कंसिडरेशन है, और वो चाहेंगे भी ऐसा आर्टिस्ट जो ऐसा प्रोफेशनल हो कि वो इमोशंस को भी समझ जाए और स्पीच को भी, और एक बार में करके वो वन टेक आर्टिस्ट चाहिए वहां भी। जी। अपनी आवाज का कैसे ख्याल रखती हैं आप? किस तरह से उसको ट्रेन करती हैं? कुछ जी, कोई एक्सरसाइजेस होती हैं या किस तरह करती हैं? एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे अगर आप पेंसिल मुंह में रख के या पेन मुंह में रख के क्लैरिटी के साथ बोलने की कोशिश करें। जैसे मैं अगर आपसे कुछ कह रही हूं, तो क्या आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है? ओके जी। ओके, सो पेन रखकर अगर आप बोलते हैं कोई भी ये, तो कितना क्लियरली बोल सकते हैं डायलॉग्स। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्लुएंट रीडिंग होनी चाहिए आपकी जिस भी भाषा में आप कर रहे हैं। गले का ध्यान तो इस तरह से कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरा गला बहुत ज्यादा बोलने पर खुल जाता है, कुछ जनों का गला बहुत ज्यादा अगर वो बोलते हैं तो बंद हो जाता है। तो आपकी मॉर्निंग वॉइस अलग होती है, आपके दिन भर की आवाज थोड़ी अलग हो जाती है, एटमॉस्फेयर बहुत कुछ पता लगता है, मतलब एटमॉस्फेयर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप सर्दी का, जैसे एसी में आप गए और सीधा आप धूप में निकल आए, गला बैठ सकता, आपको मतलब जो चीजें आपके गले पे असर करती हैं, वो मतलब बुरा असर करती हैं, वो ना करें। पानी खूब पियो, पानी से क्लैरिटी बहुत आती है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिससे आप हर वो चीज करें जिससे आपका गला आप साफ रख सकें। गागल्स हुए, किसी को गागल सूट करते हैं, और एक्सरसाइजेस में भी सिर्फ लंबी सांस आप लीजिए, 10 बार आप सांस लीजिए और छोड़िए, तो उससे भी आपको लगेगा कि आपका पूरा क्लीन हो रहा है अंदर से। दे आर वेरी स्मॉल थिंग्स, लेकिन वो करनी इंपॉर्टेंट है। पानी पूरी खाते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है लेकिन नहीं खा पाती। गला एकदम बैठ जाता है। नहीं खा पाती, पानी पूरी नहीं खा पाती। तो बहुत से लोग तो आपका इंटरव्यू सुन के ये कहेंगे कि चलिए हम तो पानी पूरी खाएंगे, हमें वॉइस आर्टिस्ट नहीं बन रहा है। उसके अपने पर्क्स हैं। वॉइस आर्टिस्ट बनने के अपने पर्क्स हैं। तो मैंने वैसे अभी आपने बताया भी है कि लास्ट मोमेंट पे आपको स्क्रिप्ट मिलता है, जाके आपको उसमें एक्टिवेटाइज होना पड़ता है और वो परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। इसके अलावा और कोई परेशानियां, डिफिकल्टीज जो आप फेस करते हैं स्टूडियो में पहुंचने के बाद? डिफिकल्टीज तो नहीं होती, लेकिन एक बटरफ्लाई पेट में रहता है या स्टमक में रहता ही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला सीन क्या आने वाला है। आपको अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल रहना माइक पे। जो आप अगर नहीं रहे तो वो चीज फिर आप नहीं अच्छी तरह परफॉर्म कर पाओगे। एब्सोल्युटली। तो वो जो नेचुरली जो चीज आती है वो माइक पे होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब मैं आपसे एक कैजुअली बात करूंगी, और अतुल जी क्या कर रहे हैं आप, कैसे हैं, सडनली माइक पे हो जाएगा, और अतुल जी क्या कर रहे हैं आप, कैसे हैं।
तो वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बिकॉज जो आप कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं वो आपके ही पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो जेन्युइन आप रियल लाइफ में रहते हैं उतना ही आपको माइक पे रहना है, उसके लिए आपको कैरेक्टर के अंदर घुसे रहना है। और ये अगर आप वो कर लेते हैं तो आपकी आधी बैटल यू विन। लेकिन क्या होता है कि अब आपको नहीं पता कि एक्ट्रेस नेक्स्ट क्या करने वाली है, उसने कहाँ पे लिया है, उसका सिंक कहाँ पे देना, मतलब कहाँ तक देना है। तो वो देखते स्पॉन्टेनियसली आपको अपने आप को ट्रेन करते जाना है और परफॉर्म करते जाना है। दैट इज द डिफिकल्टी। प्लस आपके डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, आपके इंजीनियर क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट्स देयर एंड ऑफ द डे वो क्या चाहते हैं आपको उस लेवल, उनके माइंडसेट के साथ। आप अकेला कुछ सोचते हैं वो नहीं चलता है। क्योंकि वो इस चीज में शुरू से इन्वॉल्व है। तो आपकी भी बात रखनी है, अपना भी हिसाब रखना है और कैरेक्टर को बेहतर करते जाना है। एब्सोल्युटली। वैसे तो आपने नीति बहुत सी फिल्में की हैं, लेकिन इन रीसेंट पास्ट बाहुबली आपकी बड़ी चर्चा में रही। तो उसमें आपने कौन सा कैरेक्टर को डब किया था? बाहुबली द बिगनिंग, राइट? जी, बाहुबली द बिगनिंग में मैंने देवसेना का कैरेक्टर डब किया था। और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मुझे नहीं पता था कि ये बाहुबली आगे चल के द बाहुबली द बिगनिंग ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। उनके साथ काम करना बहुत अमेजिंग रहा, अमेजिंग टीम थी। और सबसे बढ़िया फीडबैक जो मुझे मिला था वो ये था कि किस फेसबुक पे ही किसी ने कहा, जब किसी को पता चला कि मेरे इंटरव्यूज भी आए और जब किसी को पता चला कि मैंने बाहुबली में देवसेना जी की आवाज डब की है जी, तो उन्होंने बताया कि वो थिएटर में गए थे और जहां पे देवसेना बोलती हैं माहिष्मती चैन की सांस लो, बाहुबली आ गया। तो बाहुबली आ गया पे लोग सीटियां बजाते हैं और सिक्के फेंकते हैं। ये सुन मुझे, मैं बहुत खुश हुई कि हमने तो ये चीजें सिर्फ अमिताभ बच्चन जी या और सीनियर एक्टर्स उनकी फिल्मों में देखा था, और ये जो मेरे के साथ हुआ तो वो फीलिंग अमेजिंग थी। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और ये जब फीडबैक मिला तो और सीना चौड़ा हो गया। आपने बहुत से कैरेक्टर्स किए हैं, और कोई ऐसा डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर आपको याद है जो आपने किया है, जो आप अभी हमारे लिए हमें एक परफॉर्म करके दिखा सकती हैं? मैंने कार्टून्स में काफी किया है, जैसे एनिमेशन था तो उसमें अब ही मैन आ रहा है। ही मैन जब हिंदी में आया था सालों पहले तो टीला की आवाज मैंने की थी। ही मैन एक कैरेक्टर है, उनकी फ्रेंड टीला, वो एक मैंने 4 साल की बच्ची का कैरेक्टर किया था एज एन एनिमेशन कैरेक्टर, लीजा जी। और की आवाज कुछ ऐसी थी। हेलो, क्या कह रही हैं आप? अच्छा, आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, मैं और अच्छा करूंगी। मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको परेशान ना करूं। तो इस तरह से आवाज थी। और अदरवाइज पोकेमॉन भी किया था, कई सारे ये किए थे। रामायण एनिमेशन एक फिल्म थी, उसमें केकई की आवाज की थी। और काफी अलग अलग कैरेक्टर्स मैंने। अच्छा जी, ये आप जो मॉड्यूलेशन लेकर आते हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर, एज ग्रुप, तो ये किस तरह से आप करते हैं? कुछ इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते हैं, या किस तरह से एक 4 साल के बच्चे की भी आवाज चाहिए, या वो कैसे निकालते हैं? आप क्या प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए? इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानें कि आपकी आवाज की क्या लिमिटेशन है, आपका रेंज क्या है। मतलब अगर मैं अगर 25 साल की हूं तो मेरा रेंज क्या बच्चे से लेके बूढ़े तक का होगा। तो यू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ कि आप आपकी आवाज कहाँ जा रही है। जैसे अगर मैं किसी ओल्ड वुमेन का ट्राई करूं तो अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, अरे मेरे से क्या गलती हो गई, ये एक आपने एक टोनेशन दे दिया उसको। कई बार आपकी नॉर्मल आवाज भी एनिमेशन में जाती है या कैरेक्टर्स में जाती है, क्योंकि
आप जब परफॉर्म करते हो तो वो आप एज अ कैरेक्टर देखते हो उस चीज को, एज एन एक्ट्रेस नहीं देखते। मतलब अगर मैं किसी एक्ट्रेस के लिए परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं उसका बैकग्राउंड क्या है उस कैरेक्टर का देखूंगी, उस एक्ट्रेस की आवाज से मैच नहीं करूंगी। अगर आपने ये मास्टरी कर ली तो फिर प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपका गला खुलेगा, उतनी आपकी आवाज मतलब कंफर्टेबल फील करेगी इवन व्हेन यू वांट टू चेंज इट। तो इस तरह से चीजें हम प्रिपेयर करते हैं। राइट। आपको एक बहुत ही बड़ा अवार्ड भी मिला था आपने मिशन फिल्म के लिए, या दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड। जी ये जी, कब मिला था, किस सन में था मिला था आपको ये? 2016 में मिला था। और मेरा कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसके लिए मिला था। मतलब मैंने और चीजें भी की हुई हैं लेकिन फोकस में वॉइसिंग ही की है। जैसे मैंने मेरी एक फर्म है नीति क्रिएशंस, उसमें मैंने शो भी प्रोड्यूस किया है सिंगर्स के साथ, और बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स सिंगर्स इनके साथ किया था। और मैंने मतलब वेंडरशिप भी ली थी एक चैनल की, जहाँ पे मैंने इंग्लिश से हिंदी, बंगाली, मराठी इन सब में करवाया था और खुद भी किया था काफी। तो ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन मैंने काफी किया है, कॉर्पोरेट्स भी किए हैं, सब किए हैं। मैं एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैंने एक चैनल में काम भी किया है 3 साल तक, अपनी ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ के लिए। जो करते करते मतलब इट्स लाइक अ पैकेज। अगर आप एक डबिंग आर्टिस्ट की तरह भी काम करना चाहते हैं तो आपको बैक में क्या चीजें हो रही हैं, क्या जरूरत है, टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ता है। आप लोग को एक पैकेज बन के आना पड़ता है। इट्स लाइक 10th स्टैंडर्ड। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं साइंस में अच्छी हूँ तो मैथ्स नहीं पढ़ूंगी। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी गुड विद एवरीथिंग, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड ट्राई एंड मास्टर इट। तो मैंने वही किया और उस चीज का रिजल्ट हुआ कि वॉइसिंग में इस लेवल पे पहुंच के मुझे सम्मानित किया गया विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड, व्हिच वाज वेरी फॉर मी। इट वाज सच एन अचीवमेंट और बहुत अच्छा लगा मुझे वो जब अवार्ड मिला था। तो वाह। आप नीति ये बताएं कि मैं एज ए डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए जो न्यू कमर्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, क्या इसमें स्कोप है कि वो एक पूरी एक आजीविका की तरह है, या फैमिली को पाल सकते हैं, इतनी इनकम या उस तरह की बातें हो सकती हैं, या इसके? जी हाँ जी, ऑनेस्टली ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इमीडिएटली आप इसमें ना कूदें तो बेहतर है। मतलब पहले अपने आप को आप प्रिपेयर करें, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग जॉब ज्यादा है। इसके अंदर आपको काम ढूंढना भी पड़ेगा, आपको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा कि मैं किस लेवल पे काम करना चाहता हूँ, और फिर काम करना भी पड़ेगा आपको। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपके मॉनेटरी इनकम्स जो हैं वो किसी और सोर्स से हैं नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत है इसके अंदर। और इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। मेरा यही है कि आप पहले परखें अपने आप को, इस इंडस्ट्री को। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड पहले कोशिश करें कि आप कितना जमा सकते हैं, आप कितना कंफर्टेबल है ये चीज करने में। क्योंकि डबिंग एंड वॉइसिंग इज नॉट मिमिक्री। मिमिक्री अलग है, मिमिक्री बिल्कुल। लेकिन वो आप किसी की आवाज निकाल सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा डब कर पाएंगे। और आप बहुत अच्छा डब कर पाते हैं या वॉइसिंग कर पाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसी की आवाज निकाल सकते। जी जी। तो आप पहले समझ लें अपनी, एज आई सेड, ये वॉइस के लिए नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ समझ लें, और आप कितना अपने आप को कहाँ तक लेके चल सकते हैं वो समझ लें, और फिर इस उतरें पूरी तैयारी के साथ। तो ये आपको, आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना आपको काम मिलेगा, उतना ही आपको ये फील्ड देगी। मतलब आप जितना करना चाहेंगे, आपके जो हार्डवर्क है जी, तो इट पेज ऑफ। Yeah, it pays. It has paid me. It is a very individual question. So it can be a profession. It can be a dedicated profession for anybody. Yes. Provided कि उसने मेहनत की हो और समझता हो। नीति, आप ये बताएं कि एज ए वेटरन इन द इंडस्ट्री,
in dubbing and voiceover. Do you think that these dubbing artists are getting their due in the industry? उनको recognition, on screen recognition है, वो पूरी तरह से मिल पाता है या नहीं मिलता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल डबिंग आर्टिस्ट ही अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पाता है, क्योंकि हर जने का एक्सपीरियंस अलग है। जी, जी। आप मेरी बात करें तो मैं जिस तरह से इस चीज को लेती हूँ वो ये है कि मैंने हमेशा सोचा कि अगर मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, तो मैं एक्टिंग करूँ, बिकॉज डबिंग मेरे लिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही टेक्निकल लाइन है। इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें आर्टिस्ट आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज पहचानी जाती है, अगर मैं किसी के लिए आवाज डब करती हूँ और वो पहचानी जाती है, तो आप अपनी डबिंग से डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, क्योंकि डबिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को पता ही ना चले कि ये आवाज की है। सो दैट इज द पर्क, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ डबिंग, कि इतनी अच्छी तरह आपकी आवाज उस कैरेक्टर के ऊपर बैठे कि ऐसा लगे वो कैरेक्टर ही बोल रहा है। तो डबिंग आर्टिस्ट का नाम क्रेडिट्स में नहीं जाना, यू फील के इट शुड बी दैट वे? नहीं, that does not depend on you, that depends on the person जो आपसे डब करवा रहा है। तो मेरा जो नाम है वो बाहुबली में भी गया और दीवाने हुए पागल में भी गया। लेकिन अगर वो सामने वाला कह रहा है कि हम दे सकते हैं नाम या उनके क्या क्राइटेरियाज हैं, तो फाइन। मैंने कभी खुद जाकर ये नहीं कहा कि आप मेरा नाम इसमें डालें, क्योंकि मेरा पर्क ये है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी आवाज है, ऐसा लगना चाहिए कि वही जना बोल रहा है, वही कैरेक्टर बोल रहा है। तो मुझे चीज ने बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, लेकिन होते हैं बिल्कुल आर्टिस्ट इफेक्टेड भी होते हैं कि भाई हमने किया है, नाम तो मिलना चाहिए। दिस वर्क फॉर मी, आई मीन इस तरह से ये चीज मेरे लिए वर्क की कि किसी को अरे पता ही नहीं था तुम्हारी आवाज है, बहुत अच्छा काम किया है उस एक्टर ने, तो वो फिर एक satisfaction. Great. Thank you, Niti. I really thank you for your time and wish you all the best for your future projects. So, thank you. Thank you so much. It was wonderful being here. बहुत अच्छा लगा और I mean pleasure was mine all the way. Thank you so much. Thank you. Thank you.